3 लाख रुपए की सेविंग थी जब मैं सिटी बैंक छोड़ के आया था। आज हम लोग 500 करोड़ से ऊपर पैसा मैनेज कर रहे हैं। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है मार्केट की जो आप अपने बिजनेस के थ्रू सॉल्व करते हो? किस तरीके से आप डेट को बिजनेस में यूज करके सही फायदा उठा सकते हैं। हु आर योर क्लाइंट्स एंड हाउ डू यू अरेंज फंड्स? ब्याज पे किसी से पैसा उठाना है तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है उसको हम लोग बॉन्ड्स बोलेंगे। टिपिकल जो रिटर्न है वो कितना होता है बॉन्ड्स पे? तो जितनी अच्छी आपकी क्रेडिट रेटिंग उतना कम ब्याज, जितनी छोटी आपकी क्रेडिट रेटिंग उतना ज्यादा ब्याज। हाउ कम अ गाय विद नो मनी केम इनटू द मनी मेकिंग बिजनेस? मेरे को पैसे से फर्क नहीं पड़ता, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। तो ये सब टाइप की जब आप चीजें बोलते हो या करते हो तो आप एक डिस्टेंस क्रिएट करते हो पैसे के साथ में। वो जो लोग हैं जो अभी इस कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि भाई जॉब तो नहीं करनी है पर अपना कुछ करना है, लेकिन क्या करें? अगर आप ये सोच के जॉब छोड़ते हो कि भाई मैं अपना खुद का बॉस बनूंगा तो मेरे को लगता है सबसे गलत चीज है। आपके हिसाब से एक एवरेज बिजनेसमैन क्या ऐसी 3 मिस्टेक्स करता है जो वो अवॉइड कर सकते हैं? पहला तो है कुछ लोगों की कहानी इतनी इंस्पायरिंग होती है कि हमें मेहनत और लगन से अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहने के लिए इंस्पायर करती है। आज के हमारे गेस्ट की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक फैक्ट्री टाइम कीपर का बेटा आज पुणे की सबसे बड़ी प्राइवेट कैपिटल एडवाइजरी फर्म्स में से एक चलाता है। एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी, अपना बॉन्ड प्लेटफॉर्म और सबसे बड़ी बात, एक भी रुपया वीसी का नहीं लिया। सब कुछ खुद खड़ा किया उस फाइनेंस की दुनिया में जो एक वॉल्ड गार्डन है, जहां पुश्तैनी पैसा और खानदानी नाम चलता है। लेकिन एक फर्स्ट जनरेशन का मिडिल क्लास आदमी उस गार्डन में कैसे घुसा, नौकरी छोड़ने से लेकर यहां तक का सफर कैसा था, आज हम बात करेंगे। फाइनेंस की दुनिया कैसे काम करती है, बिजनेस को पैसा कैसे मिलता है और वो सारे सच जो कोई नहीं सिखाता। तो चलिए मिलते हैं प्रचय ग्रुप के फाउंडर गिरीश लखोतिया जी से। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विनय विमर्श पे। थैंक यू। गिरीश जी, आपकी स्टोरी से शुरू करेंगे। आप कहाँ से आते हैं और आपका बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। तो यार मैं ना एक बहुत छोटी जगह से आता हूँ जी। बेसिकली वो एमपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर है। 51 किलोमीटर दूर है नागपुर से भी। तो मैं प्रॉपर नागपुर से भी नहीं आ सकता हूँ कि मैं आपको बोल दूं कि मैं नागपुर से आता हूँ। तो मेरा पहली से लेके 12वीं तक मैं वहां था। ये बेसिकली एक फैक्ट्री थी जहां पर पापा नौकरी करते थे एज ए टाइम कीपर। टाइम कीपर बेसिकली क्या होता है कि एक बंदा होता है जो कि फैक्ट्री के एंट्रेंस गेट पे रहता है कि आप अंदर जाते हो बाहर निकलते हैं, तो वो कार्ड पंचिंग होती है। तो पापा की नौकरी यहाँ पर लगी थी, एक बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड करके कंपनी थी एज ए टाइम कीपर। तो वहां पर मेरा पूरा मतलब पहली से लेके 12वीं तक मैं वहीं पे ही रहा हूँ। एंड क्योंकि ये जगह इतने मतलब इंटीरियर में थी, इतने जंगल में थी कि आसपास कुछ नहीं था, तो कंपनी को ना यहाँ पर एक कॉलोनी बनानी पड़ी। हार्डली 100 फैमिलीज यूज्ड टू लिव इन दैट कॉलोनी। 7-8 बिल्डिंगें थी, तो वहां पर मेरा रहना हुआ। एंड बिकॉज ये जगह इतने इंटीरियर में थी, आसपास कोई स्कूल भी नहीं थी, तो कंपनी ने वहां पे काम करने वाले लोगों के बच्चों के लिए एक स्कूल बना डाली। तो बहुत ही छोटी सी स्कूल थी कंपनी की वहां पर मैंने, बट सीबीएसई थी, तो वहां पर मेरा एजुकेशन भी हुआ है। एंड वहीं पे मतलब और बहुत मतलब क्लासेस में भी ऐसा होता था कि यार 10th में हम लोगों के 6 बच्चे थे, 9th में 8 बच्चे थे। तो बहुत ही छोटी सी स्कूल थी जहां पर मेरी अपब्रिंगिंग हुई। बट क्या कहते हैं, ये था कि ये होने के बाद में भी एक थोड़ा सा प्रॉपर अटेंशन मिल गया एजुकेशन में। एंड स्कूल के अंदर काफी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी होती थी। तो ओवरऑल एक पर्सनैलिटी वहां से डेवलप हो गई। एक तो एक सीबीएसई एजुकेशन मिलना अपने आप में, इफ आई बिलीव कि जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ उस बैकग्राउंड से अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। अच्छा एजुकेशन मिल गया और बाकी सब उसको छोड़ के भी स्पोर्ट्स बाकी सब एक्टिविटीज की वजह से एक रीजनेबली पर्सनैलिटी डेवलप हो गई। जी। तो अभी मैं मतलब जो सोचता हूँ तो सोचता हूँ कि यार बहुत ही छोटी जगह से जहां पर पहुंचे वहां पहुंचे करके वैसा। तो 12वीं तक का मेरा एजुकेशन वहीं हुआ। और उसके बाद में ऐसा था कि पापा के जो ब्रदर थे वो डॉक्टर थे, बीएमएस डॉक्टर थे। तो पापा हरदम बोलते थे कि यार मेरे को गिरीश को डॉक्टर बनाना है। और मैं भी यही सोचता था। और तब उसके बीच में ऐसा हुआ कि पीएमटी के फॉर्म्स निकले 12th के एग्जाम्स के वक्त, और मैंने पापा को बोला कि मेरे को पीएमटी के फॉर्म्स खरीदने हैं करके। एंड 700 रुपए के फीस थी उस फॉर्म के लिए।
मैंने एक बार बात की, 2 बार बात की, एंड पापा हर दिन टाल रहे थे। तो तब मैंने डिसाइड किया कि यार अपने को अगर पीएमटी के फॉर्म्स लेने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, जी। तो प्रोबेबली मेडिकल अपने लिए प्रोफेशन नहीं है। हुँ, एंड सीए एक ऐसा कोर्स है जो कि सस्ता, सुंदर, टिकाऊ जो बोलते हैं ना, हुँ, कि काफ़ी रीजनेबल कोर्स है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैंने सीए करना चाहिए करके। तो हुँ, 2 मैंने 11th-12th साइंस में किया था, पीसीएमबी, हुँ। बट फिर भी मैंने डाइवर्जन ले लिया और मैं कॉमर्स की तरफ चला गया। आपने उससे पहले कॉमर्स कभी पढ़ी नहीं थी? नहीं मतलब जब तक मैं 12वीं कर रहा था तब तक तो मैंने यही सोचा था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। हाँ, और फिर बाद में क्या कहते हैं, अचानक मैंने डिसाइड किया 12th के बाद में कि चलो सीए करते हैं करके। हाँ, और आपने सीए कंप्लीट कर लिया। हाँ, सीए कितने मैंने अटेम्प्ट्स लगे आपको सीए करने नहीं, में? सीए मैंने तीनों लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर फर्स्ट किया। अटेम्प्ट। हाँ, मैं पढ़ाई में अच्छा था। तो बहुत सारे लोग कॉमर्स बैकग्राउंड मतलब जो लेते हाँ, हैं हाँ। कॉमर्स 12th में, हम्म। तो वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाते। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि 12th तक साइंस होने की वजह से ना मेरा थोड़ा सा जो माइंडसेट था वो हुँ, थोड़ा सा साइंटिफिक माइंडसेट बन गया था उस हुँ, पीरियड में। आई वाज हुँ, वेरी गुड, मतलब पीसीएमबी में भी मैंने अच्छा हुँ, खासा ऑलमोस्ट 90% के पास में स्कोर किया था। जी। तो वो इनफैक्ट हेल्प कर गया। हुँ, एंड बिकॉज आप एक स्ट्रीम चेंज करते हो तो आपके ऊपर एक एडिशनल प्रेशर रहता है थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई करने का। हुँ, सो दैट वर्कड इन माय फेवर। एंड मेरे को ऐसा लगता है मारवाड़ी के ना बाय उसके खून में रहता है सीए का करिकुलम। हाँ, हाँ, ओके, आप सीए में भी अगर देखोगे तो कई सारे मतलब मेजॉरिटी लोग जो रहते हैं वो मारवाड़ी बैकग्राउंड से रहते हैं। ओके। सो दैट थिंग केम नेचुरली टू मी। So Marwadi community can give us a shout out on the comments. हुँ, और उसके बाद में फिर मैं सीए करने के लिए नागपुर में आया। मैंने 2 लेवल जो सीए के रहते हैं वो नागपुर से किए। हुँ, P1 और P2 बोलते थे उसको। एंड फिर उसके बाद में जब आप ये दोनों लेवल क्लियर करो सीए में, तो फिर आपको एक कंपलसरी पीरियड रहता है आर्टिकलशिप का, आपको वो आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। तो वो करने के लिए फिर मैं नागपुर से पूना आया था। हुँ, बिकॉज नागपुर में इतना ज़्यादा तभी डेवलपमेंट था नहीं, इतनी कंपनीज हुआ नहीं करती थी, तो अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड थी। जी। तो उस वजह से फिर मैं पूना में आया। पूना में एक मिड साइज सीए फर्म में मैंने अपनी आर्टिकलशिप की। एंड आर्टिकलशिप में मैंने हर एक वैरायटी का काम किया। मैंने टैक्सेशन में काम किया, मैंने ऑडिट्स में काम किया, मैंने अकाउंटिंग में काम किया। और एक ओवरऑल एक सीए को जिस तरीके का मिक्स्ड एक्सपोजर मिलना चाहिए मेरे को, वो मिड साइज फर्म में मिल गया। हुँ, हुँ, एंड क्योंकि मैं सब सीए के एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने निकाल लिए थे, तो मेरी मतलब मैं फाइनल क्लियर कर चुका था, बट मैं तब भी मेरा आर्टिकलशिप का 1 साल बचा हुआ था। हुँ, और क्यों जब मैं सीए फाइनल की पढ़ाई कर रहा था, हुँ, तब मैंने ये फाइनेंस सब्जेक्ट को पढ़ा। जी। एंड मेरे को ये सब्जेक्ट से प्यार हो गया कि यार मैंने फिर डिसाइड कर लिया था कि अपने को जिंदगी में अब कुछ और नहीं करना है, अपने को जो करना है उस इसी फील्ड में करना है। हुँ, हुँ, एंड आर्टिकलशिप से आने के बाद में फिर मैंने इमीडिएट डिसीजन ले लिया कि अगर आपको फाइनेंस में कुछ करना है तो बेटर है कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए किसी बैंक में लग जाओ। हुँ, और फिर मैंने सिटी बैंक में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की। दैट वाज माय फर्स्ट एंट्री इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो 1 साल की जो आखिरी साल बचा हुआ था वहां की आर्टिकलशिप वहां पर खत्म की। एंड इमीडिएटली उसके बाद में मेरे को सिटी बैंक ने ही अब्जॉर्ब कर दिया। ये जो पीरियड था, ये पीरियड था सबप्राइम क्राइसिस का, हुँ, 2008 का। हुँ, प्रोबेबली किसी फाइनेंस के बंदे के लिए करियर स्टार्ट करने के लिए सबसे वर्स्ट पीरियड था एमएनसी हुँ, में। हुँ, मैंने गोल्डमैन सैक्स में भी इंटरव्यू दिया, मैं क्लियर हुँ, किया। मैंने लेमन ब्रदर्स में भी इंटरव्यू दिया था, वो भी मैंने क्लियर किया। गोल्डमैन सैक्स में ग्लोबल फ्रीज आ गया जी। एम्प्लॉयमेंट में। लेमन ब्रदर्स वेंट इनटू बैंक्रप्सी। बट फॉर्चुनेटली मेरे पास में क्योंकि सिटी बैंक का जॉब था, हुँ, तो आई वॉज अ बिट कंफर्टेबल इन दैट सेंस। हुँ, हुँ, तो सिटी बैंक में ट्रेजरी, फॉरेन एक्सचेंज, ऑप्स में मैंने काम शुरू किया। हुँ, एक नॉर्मल सीए के लिए ये काइंड ऑफ ड्रीम जॉब होता है। हुँ, 2008 में भी मेरी सैलरी क्लोज टू 1 लाख मंथ, मतलब 12 लाख रुपए की ऑलमोस्ट हुँ, सैलरी थी मेरी हुँ, एनुअल। तो हुँ, वहां से मेरा करियर का शुरुआत हुआ। हुँ, 9 महीना मैंने काम किया। मेरे को 9 महीने के अंदर प्रमोशन भी मिल गया, विच इज़ काइंड ऑफ रेयर इन सिटी बैंक, बिकॉज आपको मिनिमम 12 मंथ्स करना पड़ता है। जी। बट आई वॉज प्रमोटेड विद इन द फर्स्ट 9 मंथ। हुँ, बट मज़ा नहीं आ रहा था काम करके। हुँ, मतलब ऐसा था ना कि वो हरदम से अपना कुछ करने की खुजली थी कि यार अपना कुछ करना है करके। मैं हरदम से मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी बोलता था कि यार मैं छोटी सी दुकान अपनी डालूंगा, हुँ, भले ही चाय की टपरी रहेगी, बट स्टोव और गैस मैं सिलेक्ट करूंगा। तो आई क्विट सिटी इन द पीक ऑफ सबप्राइम क्राइसिस 2009 में। आई केम बैक टू पुणे। हुँ, एंड फिर पूना में आने के बाद में, क्योंकि कोई फैमिली बैकग्राउंड तो है नहीं, तो मैंने सीए टीचिंग से शुरू किया। मैं सीए के बच्चों को पढ़ाता था इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर फाइनेंस। हुँ, एंड दिन में प्रैक्टिस करता था। अगर मैं आपको मतलब इसके बारे में बताऊं कि यार फाइनेंशियल पोजीशन
कैसी थी करके। तो मतलब पापा जब रिटायर हुए थे 2007 में, कोइंसिडेंटली तब ऐसा भी हुआ था कि मेरा भी सीए खत्म हो गया था। तो उनकी जब शिफ्टिंग हो रही थी बंसाली से नागपुर में, तब मैं शिफ्टिंग के लिए गया था। तो तब उनकी सैलरी 7,500 रुपये थी। मतलब पूरा करियर आपने स्पेंड करने के बाद में, 20 साल आपने काम करने के बाद में, जो उनकी एंड सैलरी थी, दैट वाज 7,500 रुपीज। मेरे को अभी भी ध्यान है बचपन की, मतलब वो आंखों से याद रहती है चीजें बचपन की कुछ। तो सैलरी स्लिप रहती थी, एंड कई बार उसमें ऐसा होता था कि नील सैलरी आती थी। ये एंड क्यों नील क्यों? क्या होता है कि जैसे भैया जब पढ़ने गया था, तो कुछ आप एडवांस उठा लेते हो, आपका अगर कुछ ट्रैवल वगैरह रहता तो उसके लिए आप एडवांस उठा लेते हो, तो नील सैलरी रहती थी। और बचपन में ना नील का मतलब पता नहीं था, तो मैंने डिक्शनरी में देखा था कि यार नील का क्या मतलब होता है करके, तब मेरे को पता चला नील का मतलब जीरो होता है। तो कई बार ऐसे भी दिन देखे जिस महीने में पापा की सैलरी नील हुआ करती थी। एंड इस पीरियड में ऐसा होता था कि मॉम यूज टू बी वेरी, मतलब शी यूज टू सपोर्ट लॉट। तो मम्मी पापड़ बना के, या फिर सिलाई क्या कहते हैं, सिलाई का काम करके, ब्लाउज पीको करके, या फिर होम मेस चला के, शी यूज टू सप्लीमेंट क्या कहते हैं फैमिली इनकम। जी। अभी भी मैं जस्ट रिसेंटली गया था और घर के अंदर वो सिलाई मशीन थी, तो मैंने भाई को जोक में बोला, मेरे को इनहेरिटेंस में और कुछ नहीं चाहिए, पर ये वाला हिस्सा तो मेरे ही पास जाएगा करके। तो वो अभी भी क्या कहते हैं, मतलब सिलाई मशीन देख के याद आता है कि यार क्या दिन थे वो। बट इतनी तकलीफें होने के बाद भी ना कभी भी ऐसा नहीं था कि बचपन अच्छा नहीं था या खुश नहीं था। ऐसा हरदम हो जाता था कि जब भी मेरी कोई जरूरत पड़ती थी, भले ही भाई बहन के लिए नहीं होता था, जब भी मेरी कोई जरूरत पड़ती थी तो कहीं ना कहीं से कुछ पैसा आ जाता था। जी। तो मम्मी हरदम मेरे को बोलती थी कि यार ये बड़ा लकी है, इसको जब भी कुछ चाहिए रहता है तब उस चीज के लिए पैसा आ जाता है करके। सो कभी वो नेगेटिव फीलिंग या ऐसे गरीबी वाली फीलिंग कभी नहीं आई। ओके। इट वॉज अ वेरी हैप्पी चाइल्डहुड। ओके। एक एक सवाल बनता है यहाँ पे कि आपकी जो मंथली सैलरी थी, दैट वाज वे मोर देन योर एनुअल हाउस होल्ड इनकम। एब्सोल्युटली। सो 2008 में हाँ। जब आपने 2009 में आई थिंक आपने छोड़ा होगा, एक हम्म। साल करने के बाद जब आपने ये डिसीजन हाँ लिया, हाँ तो फैमिली ने रेजिस्ट भी किया होगा कि यार व्हाई आर यू डूइंग दिस, बिकॉज 1 लाख अ मंथ वर्सेस 1 लाख इन टोटल, नॉट इवन वन, एब्सोल्युटली राइट? तो इट्स अ एब्सोल्युटली। ह्यूज डिफरेंस। हाँ। उनका क्या रिएक्शन था? एंड नहीं, मैंने जब डिसीजन लिया तो प्रैक्टिकली मेरे साथ में या मेरे फेवर में कोई भी नहीं था। ये मैंने थोड़ा सा मेरा रिबेलियन काइंड ऑफ डिसीजन लिया था। बट मेरा जो माइंडसेट था वो डिसीजन लेने के पीछे वो सिंपल था। क्योंकि क्या हो गया था कि जब शुरुआत में महीने के इतने पैसे आना, और क्या होता है कि आपने जब इतने पैसे देखे ही नहीं है और अचानक आपके अकाउंट में इतने सारे पैसे आ जाते हैं, तो मेरे दिमाग में एक सिंपल सी चीज थी कि यार इसकी आदत नहीं पड़ जाए। बिकॉज अगर आपको खुद का कुछ करने का है तो बिल्कुल भी आप ये जो रिलायबिलिटी रहती है कि यार रेगुलर मन चेक, इसको ड्रग भी बोलते हैं, सैलरी इज काइंड ऑफ अ ड्रग। आपको अगर एक बार इसकी आदत पड़ जाए ना तो फिर आप अनसर्टेनिटी नहीं ले सकते। एंड दूसरा ये भी माइंडसेट में था कि यार आज मेरी सैलरी ₹1,00,000 महीना है, कल अगर ₹1.5 लाख महीना हो गई और मैं कुछ करना चाहूंगा, तो मेरे दिमाग में हरदम एक कंपैरिजन रहेगा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी बिजनेस के अंदर मैं 30-35 हजार रुपए कमा रहा हूँ, जबकि मेरे को नौकरी के अंदर तो 1.5 लाख लाख रुपए मिलता था। तो मेरे को ना अपने आप को उस चीज की आदत नहीं डलवानी थी। मेरा बहुत क्लियर माइंडसेट था कि बिफोर आई गेट हैबिचुएटेड टू दिस रेगुलर पे चेक्स, आई शुड क्विट द जॉब। जी। एंड बिकॉज आई वॉज सो पैशनेट अबाउट स्टार्टिंग समथिंग ऑफ माई ओन, तो फिर खुद का ही कुछ करने का है, तो आदत नहीं पड़े, यही सोच के मैंने जॉब छोड़ दी थी। ओके। एंड ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, घर से, दोस्तों से, सब लोगों से यही फीडबैक मिला था कि तू एक एग्जाम्पल बनेगा, अच्छे या बुरे दोनों सेंस में। कि कोई अगर इतना क्या कहते हैं बड़ा जॉब छोड़ के अपना कुछ करने की कोशिश करता है तो यू विल बी एन एग्जाम्पल ईदर वेज। क्या कहते हैं, फॉर्चुनेटली मेरे को अभी क्या कहते हैं ज्यादा रिग्रेट नहीं करना पड़ता मेरा वो डिसीजन। इनफैक्ट आई लुक बैक एंड आई सी कि यार मैंने सबसे अच्छा डिसीजन लिया था शायद लाइफ का। हाउ कम अ गाय विद नो मनी केम इनटू द मनी मेकिंग बिजनेस? तो यार एक तो ऐसा था कि पहले तो पैसा अरेंज करते थे लोगों के लिए। मतलब आप एडवाइजरी से हमने चालू किया था, एडवाइजरी करते थे, एडवाइजरी करके जिसको पैसे की जरूरत है और जिसको पैसा लगाना है, मतलब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर गुड बिजनेसेस जिनके साथ में आप पैसा लगा सकते हो। तो शुरुआत वहां से हुई थी कि जहां पर हम लोग एडवाइजरी करते करते
बैंकों में प्रपोजल करते करते हमने शुरुआत वाला कैपिटल एक्यूमुलेट कर लिया। जब वो थोड़ा कैपिटल एक्यूमुलेट हो गया तो फिर उससे हमने एनबीएफसी चालू की, उसमें इन्वेस्ट किया और फिर लेंडर बन गए। और आज हम लोग वहां से लेंडिंग बिजनेस से हम लोग सिक्योरिटीज बिजनेस में जा रहे हैं। तो पैसे हवा में बनाए जा सकते हैं अगर आपको पैसे का सही नॉलेज है। एंड हमको ऐसा लगता है कि हम लोग फाइनेंस के एक्सपर्ट है। मतलब फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग वैसे भी हमारे देश में बहुत कम लोगों को है जी। तो इस वजह से हमको हाउ मनी वर्क्स, हाउ फाइनेंस वर्क्स, ये समझ में आता है। एंड इस वजह से हमने शायद इतना सारा पैसा बना लिया। ओके, क्योंकि देश में देखा जाए तो आप हम ऑफलाइन भी बात कर रहे थे, तो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। लोगों को पता नहीं है कि अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पैसा कमा तो लेते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि उसको इन्वेस्ट कैसे करना है या उसका यूज कैसे करना है। तो इस पे डू यू थिंक वेयर इज द प्रॉब्लम? लाइक इज इट द एजुकेशन, इज इट द इंटेंट? कहाँ पे प्रॉब्लम है और उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? यार मेरे को तो ऐसा लगता है अपने देश में ना मनी इज अ टैबू सब्जेक्ट। मतलब अगर आपको बात करने की है तो आप नॉनवेज जोक्स मार सकते हो, सेक्सिस्ट जोक मार सकते हो, आप एक्सट्रीम पॉलिटिकल व्यूज को डिस्कस कर सकते हो, बट जैसे ही पैसे की बात आती है हम लोग उसको बात करना ही नहीं पसंद करते हैं। मतलब इट्स नॉट अ सब्जेक्ट विच इज डिस्कस्ड ओपनली ओवर डिनर टेबल्स और इन पार्टीज। वी डोंट लाइक टू टॉक अबाउट मनी, तो इट्स अ टैबूड सब्जेक्ट। किसी को हाँ जी, अगर कोई इस बारे में बात भी करता है तो कहता है यार बड़ा मनी माइंडेड आदमी है, हमेशा पैसे की बात करता रहता है। हाँ, ये चीजें मतलब मेरे को तो ये समझ में नहीं आता हाउ कैन मनी माइंड बीइंग मनी माइंडेड बी अ टॉन्ट और बी अ बैड कमेंट। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। अगर आप मनी माइंडेड हो तो वो शब्द के बारे में नेगेटिव सोच जो है हमारी, वो हमारा माइंडसेट बताती है जी। अपने यहाँ पे ना मतलब हम लोग को बहुत मजा आती है ऐसी बातें करने के लिए। मेरे को पैसे से फर्क नहीं पड़ता, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। तो ये सब टाइप की जब आप चीजें बोलते हो या करते हो तो अब आप एक डिस्टेंस क्रिएट करते हो पैसे के साथ में। और मेरे को बताओ, पूरी जिंदगी आपने जो पढ़ाई की, आप आज जो मेहनत कर रहे हो, किस चीज के लिए कर रहे हो? पैसे के लिए। मैं तो हरदम बोलता हूं कि मनी इज ओमनीपोटेंट। आप कोई भी बिजनेस करो, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करो, उसका दूसरा लेग पैसा होता है। मतलब समझ लो आप हॉस्पिटल में भी सर्विसेज दे रहे हो, किसी की हेल्थ ठीक कर रहे हो, उसके बदले में आप पैसा लेते हो। आप अगर सॉफ्टवेयर भी बना के दे रहे हो तो उसके अगेंस्ट पैसा लेते हो। तो आप कोई भी काम करो, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का दूसरा लेग पैसा होता है। अब इतनी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में ना हमारे करिकुलम में हमको कहीं सिखाया जाता है। आदमी को ये भी नहीं रहता है कि यार मैं अपना हिसाब कैसे बना सकता हूँ कि मेरे पास कहां से पैसा आया, कहां से गया। इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती। जब हम लोग इतने इग्नोरेंट रहेंगे पैसे के बारे में तो कैसे क्या हम लोग एक रिच कंट्री बन पाएंगे? तो द प्रॉब्लम स्टैंड्स इज कि कहीं ना कहीं हमने पैसे को गलत बना दिया है। और जहां पर आप पैसे से नफरत करोगे, जिस चीज से आप नफरत करते हो आपको थोड़ा मिलेगी वो चीज। तो वी नीड टू लाइक मोर मनी, वी नीड टू क्या कहते हैं, ओपनली से एंड एक्सेप्ट दैट यू नो मनी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। मैं हरदम बोलता हूं कि आपकी 5 टाइप्स की हेल्थ होती है: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ जी। तो अगर आपको एक होलिस्टिक वेलबींग चाहिए तो आपको फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना है। एंड उसका पहला स्टेप तो यही चालू होता है कि आप पहले तो उस चीज को एक्सेप्ट करो, मनी मैटर्स इन योर लिविंग। बिकॉज आप जिस तरीके की जिंदगी जीते हो ना, उसमें पैसे का बहुत बड़ा रोल रहता है। जब आप ये ओपननेस के साथ में उस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करोगे, उसको पढ़ने की कोशिश करोगे, तभी तो पैसा आपकी जिंदगी में आएगा। तो अभी आपने वो भी टाइम देखा है जब आप आपके पास पैसे नहीं थे और अब आप जब लोगों को पैसे देते हो, आपके पास पैसा है तभी आप ये कर पा रहे हो। तो क्या व्यू पॉइंट कैसे चेंज होता है फ्रॉम वेयर यू आर टुडे, और जब आप पुरानी अपने टाइम को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या विचार आता है? यार मेरे लिए तो बहुत अलग बात है, बिकॉज मैं एक फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने इस सब्जेक्ट को एक स्टूडेंट के जैसे पढ़ा है। भले ही वो फाइनेंस की थियरी होए या फाइनेंस की बुक होए, तो मेरा माइंडसेट बहुत अलग वर्क करता है। मतलब मैं आपको इसके ऊपर स्टोरी बताऊंगा कि इनिशियली जब एक इन्वेस्टर थे, जब वो मेरे से पहली बार मिले तो उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा कि यू कम फ्रॉम नो मनी, एज यू टेल कि यू नो आप बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हो, तो फिर भी मैं आपको देखता हूं कि आप पैसा खर्च कर पाते हो। वरना जो भी आदमी बहुत छोटे बैकग्राउंड से आता है टिपिकली वो बहुत
कंजूस टाइप का रहता है, तो हाउ डू यू एंड अप स्पेंडिंग मनी? तो मैंने उनको भी तब यही जवाब दिया था कि यार क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मनी, आई एम स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस, तो मैं पैसे को उतनी ही इंपॉर्टेंस देता हूं जितनी देनी चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। क्या है पैसा? पैसे की वैल्यू उस चीज से आती है जो वो चीज खरीद पाती है। जब डिमोनेटाइजेशन हो गया उसके बाद में अगर आप 2,000 रुपए की नोट अगर आपके पॉकेट में भी है, आप उससे कुछ खरीदने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो नोट तो वही है पर उसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो व्हाट मनी कैन बाय डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ मनी। तो उससे जो आप मटेरियल चीजें खरीद सकते हो या उससे आप जो एक्सपीरियंस खरीद सकते हो वो उसकी वैल्यू है, ना कि पैसे की अपने आप में। इट्स जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, उसकी उससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको ये भी बोल रहा था कि ये जो भी हमारा नेगेटिव माइंडसेट है सोसाइटी के अंदर, इसके लिए मैं अमिताभ बच्चन जी को ब्लेम करता हूँ। कैसे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आप उठा के 1980s 90s की मूवी देख लो, हाँ, हर एक मूवी में जो गरीब आदमी रहेगा वो ईमान वाला आदमी रहेगा, वो बहुत एक अच्छा आदमी रहेगा, और जो एक अमीर आदमी रहेगा वो मूवी का विलन रहेगा, उसको क्रिकेट आदमी बताएंगे। तो आप जब इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हो सोसाइटी को कि यार अमीर आदमी खराब होता है, तो आपका माइंडसेट वैसे बन जाता है। तो यही कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट कर गया है। अगर आप बहुत बुरे हो तो पैसा आपके पास में, लक्ष्मी आपके पास में बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकती। अगर आप अच्छे इंसान हो, आप धर्म से काम करते हो, आप अच्छे कर्म करते हो, तो ही लक्ष्मी आपके पास में बहुत समय तक टिक सकती है। तो किसी के पास में अगर बहुत समय से पैसे है, जनरेशनल वेल्थ है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि उसने जो बेसिक चीजें वो सही करता है, वो बुरा इंसान नहीं रहता है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है लाइफ में। एवरीबडी माइट हैव देयर ओन एक्सपीरियंस। तो ये जो टिपिकल प्रोजेक्शन है ना, और इसकी वजह से ही ना हमारे सोसाइटी में एक एंटी रिच पुअर डिवाइड, एंटी रिच सेंटिमेंट बन चुका है। ये अच्छा नहीं है। अगर हम लोगों को एक प्रॉस्पेरस सोसाइटी बननी है, एक रिच और वेल्दी कंट्री बननी है, तो वी शुड हैव मोर एक्सेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स वेल्थ एंड मनी। एंड हमारे सोसाइटी में भी, हमारे समाज में भी इसको गलत नहीं बोला गया था, इसीलिए हम लोग लक्ष्मी को पैसे की देवी बोलते हैं, या मतलब प्रॉस्पेरिटी की गॉडेस बोलते हैं। तो लक्ष्मी इज वर्शिप्ड इन आवर सोसाइटी, शी इज अ सिंबल ऑफ वेल्थ, और हम लोग हर दिवाली पे उनकी पूजा करते हैं। तो हमारे भी ग्रंथों में या हमारे भी पुराने इसमें ये नहीं सिखाया गया था कि पैसा बुरा है। तो आप ये जो एलिगेशन अमिताभ जी पे आपने लगाया है तो मैं चाहूंगा कि लोग कमेंट में उन्हें टैग करें या ये वीडियो वहां तक पहुंचे, so that he can clarify if he wishes, right? So it's a good, and I think it's a very interesting take जो आप बता रहे हैं कि भाई सोसाइटी पैसे को गलत तरीके से देखती है, और अगर कोई पैसे वाला दिखता है तो पहली रिएक्शन ये होती है कि यार ये तो 2 नंबर का पैसा है। मैं इस पे गलत भी नहीं बोलूंगा। दिस इज हाउ पीपल परसीव। मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा है। क्योंकि पहले अगर हम लोग देखेंगे ना कि जो भी सेटअप था, उस सेटअप में जब तक आप कोई उल्टा काम नहीं करते हो, कोई गैर कानूनी काम नहीं करते हो, तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमा नहीं पाते थे। इसीलिए जिसने भी पैसे कमाए शायद उसने गलत तरीके से कमाए होंगे। बट आज जब हम लोग यंग एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप फाउंडर्स को, when they are making good wealth and they're making wealth out of their hard work, out of their talent, out of the problem solving that they're doing for the ecosystem, जब आप सही तरीके से पैसा कमाओगे ना तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली वो चेंज हमारी सोसाइटी में आएगा। आप सिटी बैंक में जॉब कर रहे थे, एंड मोस्ट ऑफ द सीएस उनके लिए एक काइंड ऑफ अ ड्रीम जॉब होता है कि भाई सिटी बैंक में ट्रेजरी में आप काम कर रहे हैं, तो वहां से आपने छोड़ा। आपके जैसे सिचुएशन में बहुत सारे लोग होंगे, राइट, कि उन्हें जॉब तो छोड़नी है लेकिन पता नहीं है कि करना क्या है, राइट। वो जो लोग हैं जो अभी इस कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि भाई जॉब तो नहीं करनी है पर अपना कुछ करना है, लेकिन क्या करें, बताइए थोड़ा। मेरे को, मैं ये बोलूंगा कि किस चीज, क्या सोच के हमने जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। Okay. जैसे मोस्ट ऑफ द लोग ना ये सोचते हैं, जब भी बॉस अपना चिल्लाता है या प्रेशर डालता है या फिर चिक चिक हो जाती है ऑफिस में, तो सबके दिमाग में यही ख्याल आता है कि यार मैंने ये नौकरी छोड़ दूंगा और खुद का बॉस बन जाऊंगा। तो अगर आप ये सोच के जॉब छोड़ते हो कि भाई मैं अपना खुद का बॉस बनूंगा, तो मेरे को लगता है सबसे गलत चीज है। क्योंकि जब आप बिजनेस में आते हो ना तो आपको रियलाइज होता है कि एक बॉस की जगह आप आपके 100 बॉस हो गए। हर एक एम्प्लॉय आपका बॉस होता है, हर एक कस्टमर आपका बॉस होता है, हर एक इन्वेस्टर आपका बॉस होता है। तो खुद का बिजनेस शुरू करने का कहीं से कहीं मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने बॉस बन जाते हो।
बेसिकली आप सबको सर्व करना शुरू करते हो। तो अगर आप ये मेंटेलिटी से जॉब छोड़ते हो ना कि मेरे को खुद का बॉस बनना है, तो मैं बोलूंगा सबसे गलत चीज होती है। उसके लिए तो आपने नहीं करना चाहिए। एंड फिर मैं बोलूंगा कि अगर आपको जॉब छोड़ना ही है और अपना कुछ करने का ही है, तो किस तरीके से करना चाहिए? अगर मैं आपको वो बोलूं, तो मैं बोलता हूं सबसे पहले कि आपने सही चीज करनी चाहिए। अब सही चीज के लिए ना आपने ढूंढना चाहिए कि व्हाट यू आर गुड एट, जी। व्हाट यू लाइक टू डू, हम्म। एंड व्हाट इज ऑफ वैल्यू टू समबडी। इसके ये तीनों क्वेश्चन के अगर आपने आंसर दे दिए, तो वो चीज होती है कि यार आपने सही करना चाहिए करके। जी। दूसरी चीज है कि आपने सही पर्पस के लिए करना चाहिए। मतलब क्या होता है ना कि जब आप कुछ पाने के लिए या कुछ मतलब बनने के लिए कोई काम चालू करते हो, तो बहुत गलत हो जाता है। बट अगर वही काम आप कुछ करने के लिए करते हो, तो फिर आप उस फील्ड में लंबे समय तक कर पाते हो। तो इट शुड बी ऑलवेज पर्पस ड्रिवन वर्क विच यू शुड डू। एंड तीसरी चीज मैं इसमें बोलूंगा कि फिर जो भी आप चीज कर रहे हो, उसमें आपने वैल्यू ऐड करनी चाहिए। मतलब समझ लो, अगर आप कोई बिजनेस करते हो, तो आपने ये सोचना चाहिए कि यार किस तरीके से मैं इसमें वैल्यू ऐड कर सकता हूं। मैं हरदम अपने एम्प्लॉयज को भी बोलता हूं कि अपने को चवन्नी में रुपये का फायदा देना है। तो इफ एनीबडी इज पेइंग यू फॉर एनी गुड और सर्विस दैट यू आर प्रोवाइडिंग और एनी सोल्यूशन दैट यू आर प्रोवाइडिंग, how you are adding more value and how you are leaving something on the table for the other person to enjoy। तो जब आप सही चीज करते हो, सही उद्देश्य के लिए करते हो, सही तरीके से करते हो, then only you can survive and be successful in business। तो राइट रीजंस के लिए आप जॉब छोड़िए। अगर आपके पास ऑलरेडी विजन है कि भाई हमें ये करना है, तभी आप करो, नहीं तो कुछ करने के लिए करो, कुछ बनने के लिए मत कुछ छोड़ो। वैल्यू ऐड करने के लिए करिए। क्योंकि ये सफर ना बहुत टफ सफर रहता है। मतलब बिजनेस में आपको कई बार ऐसा लगेगा कि यार मैंने कितनी सारी उलझने ले ली है, बहुत सारी स्लीपलेस नाइट्स होती है, बहुत सारी टेंशन होती है। तो इस प्रोसेस में अगर आप जो कर रहे हो उसको एंजॉय नहीं करोगे, और अब आपको कोई सही पर्पस ड्राइव नहीं करेगा, तो आप इसको छोड़ दोगे। और कोई भी चीज आप चालू करते हो तुरंत छोड़ देते हो या फिर तुरंत चेंज हो जाते हो ना, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाते। मैं हरदम बोलता हूं कि इफ यू टेक स्मॉल स्टेप्स इन अ सिंगल डायरेक्शन, देन ओनली यू विल रीच टू सम प्लेस। अगर आप एक पैर इधर डालते हो, एक पैर इधर डालते हो, तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो अभी आपका बिजनेस क्या है, और अभी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है मार्केट की जो आप अपने बिजनेस के थ्रू सॉल्व करते हो? तो बेसिकली मैं मतलब जब ये हुआ प्रैक्टिस शुरू की, तो उस पीरियड में ऐसा हो गया था कि शुरुआत में मेरी इच्छा तो बड़ी थी कि यार फाइनेंस का काम करना है करके, बट एक नए बच्चे को कोई भी फाइनेंस का काम देता नहीं है। बिकॉज आप किसी के पास में भी काम मांगने अगर जाओगे, तो वो आपको पूछेगा कि यार आपने इसके पहले किसका काम किया है करके। तो पहले 2 साल तो ऐसा था कि आई वॉज ट्राइंग टू जब मैं सीए प्रैक्टिस कर रहा था दिन भर में, एंड मॉर्निंग इवनिंग सीए के क्लासेस ले रहा था, तब मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि यार मेरे को कोई फाइनेंस का काम मिल जाए। बट इतनी जल्दी कोई नए लड़के को काम देता नहीं है। तो उस पीरियड में ऐसा था कि एक एक्स बैंकर थे जिन्होंने मुझे देखा और पूछा कि यार ये लड़के को क्या करना है। और उनको जब पता चला कि मेरे को फाइनेंस का काम करना है, तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तू मेरे पास आ जा और मैं तेरे को फाइनेंस सिखाता हूँ। तो उस पीरियड में मैंने उनके नीचे प्रोजेक्ट फाइनेंस कैसे करते हैं, किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, एनबीएफसी में आप प्रपोजल कैसे डालते हो, किस तरीके से फंड्स रेज करते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, मैंने ये काम सीखा। और वहां से मेरी फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम जर्नी शुरू हो गई। एंड फिर 2014 के बाद में मैंने खुद का क्या कहते हैं फाइनेंशियल एडवाइजरी चालू किया, जहां पर हम लोग काइंड ऑफ आउटसोर्स आर्म, फाइनेंस आर्म ऑफ द बिजनेसमैन और बिजनेस, इस तरीके से हमने काम शुरू किया। और प्रमोटर के साथ में मैं बैठता था, उसकी पूरी विजन समझता था कि वो क्या करना चाहता है, उसको किस टाइप की फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, कब पैसा चाहिए, किस तरीके से पैसे को यूज करना चाहिए, और उस तरीके से हम लोग उसको फिर बेस्ट सब लेंडर से नेगोशिएट करके जो बेस्ट पॉसिबल क्या कहते हैं उसके लिए सोल्यूशन रहेगा, वो उस तरीके का हम लोग लोन अरेंज करते हैं। वो जर्नी हुई। फिर 2017 तक ये हम लोग एडवाइजरी का बिजनेस करते थे। एडवाइजरी का बिजनेस करते करते मैंने रियलाइज किया कि यार कई सारी रिक्वायरमेंट्स ऐसी है बिजनेसेस की, आप जिसको फास्ट और फ्लेक्सिबल रिक्वायरमेंट्स बोल सकते हो। इसके लिए देयर वाज नो एस्टैब्लिश्ड लेंडर इन द मार्केट। मतलब ऐसा कोई लेंडर नहीं था कि जो इस सेगमेंट को एड्रेस करता था, जो मिड टिकट साइज ट्रांजैक्शंस बोलेंगे कि 1 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक की जो ट्रांजैक्शंस रहती है, इसको कोई भी लेंडर एड्रेस नहीं करता था।
और इसके लिए फिर बिजनेसेस टिपिकली इधर अपने फ्रेंड्स या फैमिली या फिर सिटी के अंदर जो लोकल मनी लेंडर्स रहते हैं उनसे पैसा इकट्ठा करते थे एंड काफी अनस्ट्रक्चर्ड ये मार्केट था। वैसे तो चेक चिट्ठी के ऊपर काफी बिजनेस हो जाता था बट पोस्ट डिमोनेटाइजेशन ये भी दरवाजे बंद हो गए एक नॉर्मल बिजनेस के लिए। जी। तो हमने सोचा कि यार ये वाली एक गैप को हमको फिल करना ये है। आपको अपॉर्चुनिटी दिखी कि मिड अपॉर्चुनिटी साइज के दिखी। जितने बिजनेसेस हैं हाँ उनको अगर फंड्स की जरूरत पड़ती है तो दैट्स वेयर यू कैन कम इन। यस। ओके। तो अगर आप मेरे को आज पूछोगे कि आपको क्या ड्राइव करता है या आप किस चीज के लिए काम कर रहे हो तो बेसिकली कैसा है ना कि हमारे यहाँ पर जैसे अगर मैं बोलूँ कि यार अभी क्या कहते हैं वर्ल्ड के अंदर एक इकोनॉमिक वॉर चल रहा है और उसके अंदर हम लोग के जो बिजनेसेस है ये वो वॉरियर्स है जो हमारे देश के लिए ये वॉर लड़ रहे हैं। अब इनको हमको एक अप्रोप्रिएट एम्यूनिशन से एक सही एम्यूनिशन से इक्विप करना जरूरी है। जैसे आपका जो सोल्जर रहेगा वो अगर क्या कहते हैं बॉर्डर के ऊपर फाइट कर रहा है आप उसको सही गोला बारूद नहीं दोगे तो वो जीत तो सकता नहीं है आपके लिए वॉर। उसी तरीके से हमारे जो बिजनेसेस है इनको अगर हमको विनर्स बनाना है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर तो इनको सही एम्यूनिशन देना है और वो एम्यूनिशन हमारे हिसाब से है एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट कैपिटल। तो वी आर फाइटिंग दिस कॉज कि यार जहां पर हमको लगता है कि अगर इंडिया को नंबर 1 इकोनॉमी बननी है तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये जो बिजनेसेस है इनको हम सही तरीके का कैपिटल प्रोवाइड करें एंड प्रचय ग्रुप इसी कोशिश में लगा हुआ है कि किस तरीके से हम उनकी एटलीस्ट ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर पाए। तो अभी हु आर योर क्लाइंट्स एंड हाउ डू यू अरेंज फंड्स फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट? तो बेसिक में अगर अपना टारगेट सेगमेंट बताऊंगा तो मैं ना बोलता हूं कि बिजनेसेस को भी हम लोग एक पिरामिड की तरह अगर आइडेंटिफाई करें तो जो ये इसका बेस है पिरामिड का इसमें हमारे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं। स्मॉल बिजनेसेस को काफी सपोर्ट है आज की डेट में अगर हम लोग देखेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स आल्सो CGTMSE स्कीम्स है मुद्रा लोन्स है। तो लोअर लेवल ऑफ पिरामिड जो छोटे बिजनेसेस है इनको भी काफी क्या कहते हैं सपोर्ट मिल जाता है। एंड अगर हम लोग टॉप वाला पीक बोले उस पिरामिड का जहां पर लार्ज कॉर्पोरेट्स आते हैं तो इनको भी सफिशिएंट सपोर्ट मिल जाता है कैपिटल मार्केट से और बैंकिंग से। ठीक है। बट देयर इज अ मिडिल लेयर ऑफ दिस पिरामिड जिसको हम लोग मिड साइज बिजनेसेस बोलते हैं। ये वाला सेगमेंट सबसे इग्नोर्ड सेगमेंट है ये किसी की भी प्रायोरिटी नहीं है आज की डेट में। ट्रेडिशनली बिजनेसेस जो रिलाई करते हैं हमारे देश में अगर किसी भी बिजनेस को पैसा रेस करने का है तो ट्रेडिशनली दे रिलाई ऑन बैंकिंग सिस्टम यानी हमारी जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक से उनके ऊपर ये रिलाई करते हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ है कि देयर हैज बीन अ मैसिव कंसोलिडेशन। हमारे यहाँ पर 28 पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ करती थी अभी सिर्फ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। HDFC का भी मर्जर हो गया है। जब ये इंस्टीट्यूशंस जितनी बड़ी होती है उतनी ही इंस्टीट्यूशंस ब्यूरोक्रेटिक हो जाती है और स्लो हो जाती है। तो अगर किसी बिजनेस की अर्जेंट रिक्वायरमेंट रही या फ्लेक्सिबल रिक्वायरमेंट मतलब थोड़ी सी अनस्ट्रक्चर्ड रिक्वायरमेंट रही जो कि बैंक की गाइडलाइन में नहीं बैठती है तो इनको पैसा मिलने में तकलीफ हो जाती है। अब जहां पर बैंकें काम नहीं कर पाती है वहां पर हम लोग डिपेंड करते हैं NBFCs पे कि यार NBFCs ये वाले स्पेस को फिल कर देगी। बट मोस्ट ऑफ द NBFCs अगर आप अपने देश में देखोगे तो वो अपने कंज्यूमर लोन पर्सनल लोन्स रिटेल पे फोकस करते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स भी उनको एंकरेज नहीं करते हैं लंपी लोन्स देने के लिए। उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि आपके अगर B2B लेंडिंग में अगर है तो लंपी लोन्स है। तो नोबडी एंकरेजेस दिस। यानी एक तरफ तो आपको बैंके अगर आपकी थोड़ी सी भी रिक्वायरमेंट उनकी गाइडलाइन में नहीं बैठ रही है तो वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ NBFCs का आपको देने का कोई इंटेंशन ही नहीं है कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कोई मोटिवेशन ही नहीं है। तो ये वाला सेगमेंट कंप्लीटली अनएड्रेस्ड है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट्स हम लोग फुलफिल करें एंड इसके अंदर हमारी कोशिश ये है कि यार इनकी रिक्वायरमेंट्स हम लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट डेवलप करके और इनकी एक्सेस बढ़ा के हम लोग इनको फुलफिल करें। ओके, सो दिस व्हाट यू आर डूइंग डिफरेंटली फ्रॉम द बैंक्स कि आप ज्यादा अच्छे से इन डेप्थ में आप बिजनेस की रिक्वायरमेंट को समझते हो देन यू गिव देम लोन्स। हाँ, मतलब मैं ये बोलूंगा कि इसके अलावा प्रचय के मोड्स क्या हैं? लाइक हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर NBFCs एंड बैंक्स दैट आर देयर इन द मार्केट? जैसे मैं बोलूंगा कि यार देखिए अभी कैसा होता है कि आप जो मिड टिकट साइज करते टाइप ट्रांजैक्शंस करते हो एक रीजनेबल साइज रहता है इस ट्रांजैक्शंस का।
इसके अंदर भी अगर आप टेलर मेड सोल्यूशन दे रहे हो, ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट दे रहे हो कि मेरी गाइडलाइन में तू बैठा तो मैं तेरे को पैसा दे दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा, रादर देन दैट उसके अगेंस्ट हमारा अप्रोच क्या रहता है कि अगर कोई बिजनेसमैन हमारे पास में आता है और वो अपनी विजन बताता है कि यार देख मेरे को ये बिजनेस करने का है, तो हम लोग उसके बिजनेसेस को समझते हैं, उस बिजनेस में लगने वाले आउटफ्लो को समझते हैं कि कहाँ कितना पैसा लगने वाला है, फिक्स एसेट में कितना पैसा लगने वाला है, वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगने वाला है, और इसके लिए अप्रोप्रिएट फाइनेंसिंग का क्या तरीका होना चाहिए जी। और उस तरीके से पैसा इस तरीके से देते हैं जिस तरीके से उसको पैसा काम में आए, एंड उसके कैश फ्लोस किस तरीके से अक्रू होंगे, उस तरीके से हम लोग उसकी स्ट्रक्चरिंग करके रिपेमेंट स्ट्रक्चर करते हैं। जी। तो किस तरीके से आप डेट को बिजनेस में यूज करके सही फायदा उठा सकते हैं, एंड इसके अंदर हम लोग एडवाइजरी से लेके लेंडिंग तक दोनों चीजें करते हैं, जहां पर हम लोग बिजनेसमैन को समझाते भी है कि किस तरीके से उसने बिजनेस में पैसा यूज करना चाहिए। ओके। जब आप किसी को लोन देते हो हम्म तो आप कौन से वो रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो कि यार ये दिस इज वेयर आई डोंट वांट टू गेट इन? अगेन मैं सबसे पहले देखता हूं कि एबिलिटी एंड विलिंगनेस, मतलब आप अगर बैंकिंग सेगमेंट में हो तो हम लोग बोलते हैं कि वी लुक एट एबिलिटी एंड विलिंगनेस। तो एबिलिटी में पहली चीज तो कि जो वो बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है उसमें उसकी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है क्या, उसको अपने बिजनेस के बारे में बेसिक चीजें, बेसिक टेक्निकल नॉलेज है क्या, वो बिजनेस करने के लिए उसको रिक्वायर्ड टीम सपोर्ट है क्या, उसके बेसिक प्रोसेस सिस्टम्स इन प्लेस है क्या, तो क्या वो बिजनेस में एबिलिटी है कि वो सरवाइव कर पाएगा और वो ग्रो कर पाएगा। जी। उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेस क्या है कि वो कहां से पैसा रेज कर पाता है, उसके और सोर्सेस ऑफ कैश फ्लोज कुछ है क्या, मल्टीपल कैश फ्लोज कुछ है क्या, कुछ और जगह से उसको पैसा मिल सकता है क्या, उसकी लाइबिलिटी फ्रेंचाइजी क्या है। तो ये सब पैरामीटर्स हम लोग देखते हैं एबिलिटी में। विलिंगनेस में इट इज मोर ऑफ अ सॉफ्ट थिंग दैट वी लुक फॉर कि सामने वाले की नीयत कैसी है करके, वो बिजनेस किस चीज के लिए करना चाहता है, उसकी चाहत क्या है बिजनेस करने के लिए। जैसे अगर किसी को एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करनी है, एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है, तो वो आदमी ज्यादा कोशिश करेगा कि यार मैं किसी डेट पे डिफॉल्ट नहीं करूं, रादर देन वन पर्सन जो कि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना चाहता है, तो उसकी आउटलुक अलग रहेगी। तो ये दो बेसिक पैरामीटर रहते हैं। आप किसी को भी ब्याज पे पैसा देना चाहते हो, किसी को भी कर्ज देना चाहते हो, तो आपको ये दोनों चीजें देखनी पड़ती है, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू रीपे। तो आपके बिजनेस पे वापस आते हैं। आपने कितने कैपिटल से बिजनेस चालू किया था और आज हम कहाँ हैं? तो जब मैं सिटी बैंक छोड़ के आया था तब मैंने जो भी अपनी सैलरी से कमाया था, तो हार्डली 3 लाख रुपए की मेरी सैलरी थी जो मैं सेव कर पाया था, क्योंकि मैंने पहले के कुछ महीने तो जो पैसा आया था सब उड़ा दिया था। तो 3 लाख रुपए की सेविंग थी जब मैं सिटी बैंक छोड़ के आया था जी। और आज हम लोग 500 करोड़ से ऊपर पैसा मैनेज कर रहे हैं। ओके। और इसमें कंपनी का वैल्यूएशन के बारे में बताना चाहेंगे आप? मैं बोलूंगा कि अभी की वैल्यूएशन क्या देखते हो, जल्दी हम लोग यूनिकॉर्न बनने वाले। तो इतने 2014 में आपने स्टार्ट किया, 12 साल में आपको कोई ऐसा टाइम लगा कि दैट वाज योर लोएस्ट पीरियड? और यार शुरुआत में हो गया था, जब मैं जैसे बता रहा था कि मैं जब सिटी बैंक बस छोड़ के आया था और 3 लाख रुपए की मेरी सेविंग्स थी, धीरे धीरे समय जाता गया। मैं शुरुआत में कुछ क्लासेस लेता था, टिपिकली वो क्रैश कोर्सेज रहते थे, 15 दिन के कोर्सेज, 20 दिन के कोर्सेज। तो एक समय ऐसा हुआ था कि मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 7,000 रुपए बचे हुए थे और लैंडलॉर्ड मेरे से फॉलो अप कर रहा था रेंट के लिए, एंड अगले महीने का रेंट होने वाला था 11,000। तो दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट वेयर प्रैक्टिकली ऑन बुक्स आई वाज बैंकरप्ट। बहुत परेशान था। और मैं क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं ना अपने खुद के अकाउंट्स भी टैली पे मेंटेन करता था, तो मेरे को टैली में एक तरफ एसेट, मेरे पास में कैश बैंक दिख रहा था और एक तरफ मेरी लाइबिलिटी दिख रही थी रेंट की। तो मैंने लैपटॉप मेरा बंद किया, मैं खूब रोया और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, मतलब एक ही चीज़ थी कि यार मेरे को ना वापस नौकरी में नहीं जाना है, बिकॉज अगर मैं वापस नौकरी में चला गया ना तो मेरा जिंदगी भर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। सो दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट। फॉर्चुनेटली इट हैपेंड कि जैसे ही मैंने मतलब बाद में मैंने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया, जैसे ही मैंने अपना मोबाइल चालू किया तुरंत मेरे को एक सीए है उनसे तुरंत ऑफर आ गया कि यार व्हाई डोंट यू जॉइन मी एज अ पार्टनर, मैं तुमको 40,000 की मंथली सैलरी भी दे दूंगा।
तो मेरे लिए ऐसा था कि भाई बच गए अपन, वापस नौकरी में नहीं जाना है करके। Lowest point, but not for too long, like या फॉर्चुनेटली मैं वही बोलता हूँ ना कि मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी है। मेरे लिए कहीं ना कहीं से कुछ हो जाता है, एक तो एक आई वुड कहावत कंसिडर भी है माई ना सेल्फ टू कि बी लक्की। हाँ, एक कहावत भी है कि टाइम की अच्छी बात ये है कि वो बदलता जरूर है, हाँ तो आपका तभी बदल गया। हाँ। ओके, तो अभी इस बिजनेस में आपने कभी कोई लॉस भी झेला है नहीं अभी तक? नहीं नहीं? नहीं So is it because you are a CA and you know the numbers or नहीं यार, मैं ना बहुत ज्यादा अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। okay? जैसे अगर आप मेरे को पूछोगे कि मेरा अगले साल का विजन क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, वो क्लियरली बनाई हुई रहती है, डॉक्यूमेंटेड रहती है। आप मेरे को बैठ के पूछोगे कि अगले 5 साल क्या करना है, वो पूछना है मुझे हाँ, एक्चुअली कि अगले तो 5 साल का क्या मेरे विजन है आपका? तो मेरी सब चीजें ना मैं थोड़ी सी प्लानिंग के साथ करता जी। हूँ, और मेरी स्ट्रेटेजी में मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे एग्जीक्यूशन में मैं बहुत अच्छा हूँ। तो इस वजह से मैं काफी सोच समझ के बिजनेस करने की कोशिश करता हूँ। और वैसे भी जिस बिजनेस में मैं हूँ ऑफ मैनेजिंग मनी, इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बिजनेस। तो क्या कहते हैं, उस रीजन से भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है कि आपको चीजें बहुत मेथोडिकली करनी है करके। तो थोड़ा बॉन्ड्स के बारे में और बताइए फॉर हम्म पीपल हु डू नॉट नो हम्म मच अबाउट इट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियंस हम्म डू नॉट हैव द फाइनेंशियल नॉलेज दैट वी एक्चुअली नीड। हम्म तो क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ हम्म आपको, जैसे म्यूचुअल फंड्स के एड्स भी आते हैं तो उन पे बस सिंपल ये होता है कि म्यूचुअल फंड्स सही है, हम्म और कोई बताओ भी कि होता क्या है, हम्म राइट? हम्म इफ यू रियली वांट टू एनकरेज हम्म द कंज्यूमर्स कि भाई आप हम्म म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, तो उसके हम्म बारे में थोड़ा बताइए कि हम्म लार्ज कैप क्या है, हाँ स्मॉल क्या है। हम्म क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियोज में मैं देखता हूँ कि कई कई लोगों ने 3-3 4-4 लार्ज कैप हम्म फंड्स उठा रखे हैं, कई लोगों ने मिड कैप्स उठा रखे हैं, हम्म राइट? विच इज़ लाइक विच इज़ नॉट अ हम्म गुड फाइनेंशियल प्रैक्टिस। यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हम्म तो ऐसे केसेस में लाइक देयर इज सो मच दैट वी कैन एजुकेट हम्म द पीपल अबाउट। हम्म तो आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके बताइए एक लेमन टर्म्स में, जो लोगों को समझ में आए कि भाई म्यूचुअल फंड क्या है, बॉन्ड्स क्या है, और लोग अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं हाँ तो वो कहाँ से ले सकते हैं? बिकॉज मैंने बॉन्ड्स पे मैं भी देख रहा था, जितने भी फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक ग्रो है, एंजल है, वहाँ पे बॉन्ड्स है ही नहीं, हम्म राइट? सो ये जो गैप है इसको कैसे ब्रिज किया जा सकता है, उसके हाँ। बारे में थोड़ा बताइए। मैं ना बॉन्ड का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ, म्यूचुअल जी फंड का नहीं, तो आई ट्राई एंड जी रिस्ट्रिक्ट माय ओके कमेंट्स ऑन टू बॉन्ड्स। ओके एंड मैं कोशिश करूंगा बॉन्ड्स को सिंप्लीफाई करने की। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को हर समय ऐसा लगता है कि यार किस तरीके से मैं इसको सिंपल शब्दों में बता सकूं ताकि जी लोगों को समझ में आए। जी तो जैसे मैं हरदम बोलता हूँ कि अगर आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो आप अपना खुद का कुछ पैसा लगाते हो, और फिर कुछ समय के बाद में आपको दूसरों से पैसा लेना पड़ता है। जी ऐसा तो होगा नहीं कि आपको कोई बिजनेस शुरू करना है और पूरा पैसा आप ही के पास में है। हम्म तो आप जब ये पैसा रेस करने जाते हो, तो आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, एक तो इक्विटी का और एक डिबेंचर का, या जिसको बॉन्ड भी कहते हैं। तो अगर आप उन लोगों के पास में जा रहे हो जिसके साथ में आप अपनी ओनरशिप शेयर कर रहे हो, हरदम हम लोग बोलते हैं कि इक्विटी शेयर ओनर्स भी कंपनी के ओनर्स रहते हैं। तो जिनके साथ में आप अपनी कंपनी की ओनरशिप शेयर करते हो और रिस्क शेयर करते हो, तो उनको जो आप इंस्ट्रूमेंट देते हो ना, उसको बोलते हैं इक्विटी। जी ठीक है, तो समझ लो आपने अपनी कंपनी के अंदर किसी को 25% इक्विटी दे दी, यानी आपने उस बंदे को अपनी कंपनी का 25% ओनर बना दिया। जी अब दूसरा एक तरीका है कि भाई आप नहीं चाहते हो कि मैं इक्विटी शेयर करूं किसी के साथ में, जी आप चाहते हो कि यार मैं ब्याज पे पैसा उठाऊं। तो टिपिकली ब्याज पे पैसा उठाना हम लोग जैसे ही बोलते हैं तो लोग बैंकों के पास में, कि बैंकों से सोचते हैं कि यार मेरे को बैंक या एनबीएफसी से लोन मिल जाएगा। जी बट एक तरीका है जिससे आप किसी भी इन्वेस्टर से, इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, आप उनसे भी पैसा रेस कर सकते हो ब्याज पे। और वो जो आप इंस्ट्रूमेंट इशू करते हो उसको आप बोलते हो बॉन्ड या डिबेंचर। तो जब आप किसी से ब्याज पे पैसा लेते हो, किसी इन्वेस्टर से आप ब्याज पे पैसा लेते हो, तो वो हम लोग बॉन्ड इशू करते हैं। और किसी के साथ में अगर हम लोग रिस्क और रिटर्न दोनों शेयर करते हैं, तो आप इक्विटी इशू करते हो। तो जब आप रिस्क और रिटर्न शेयर करते हो, तो सामने वाले को वेरिएबल रिटर्न्स मिलते हैं। मतलब अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा करेगा तो उसको बहुत पैसा बनेगा, अगर आपका बिजनेस एकदम ठप हो गया तो उसका पैसा भी चला जाएगा। तो वो होता है इक्विटी का नेचर। बॉन्ड का नेचर क्या होता है कि भले ही आपके बिजनेस में कितना भी पैसा कमाया, आपको उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसा ही देने का है, और भले ही आपने पैसा नहीं भी कमाया तो भी उसको फिक्स्ड पैसा देने का है।
तो जो अगर हम लोग बोलेंगे कि ब्याज पे किसी से पैसा उठाना है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है उसको हम लोग बॉन्ड्स बोलेंगे। तो इसमें टिपिकल जो रिटर्न है वो कितना होता है बॉन्ड्स पे? तो ये बेसिकली अगर आप बोलोगे पूरा मार्केट जो है, ये मार्केट क्रेडिट रेटिंग बेस्ड है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, बी, फिर सी और डी होता है। जी। तो जितनी बड़ी आपकी क्रेडिट रेटिंग, उतना आप कम ब्याज देते हो। मतलब जितनी बड़ी कंपनी, जितना नाम बढ़ा, जितनी उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बढ़ी, तो वो जब बड़ा आदमी पैसे ले उठाता है तो कम ब्याज देगा। तो जितनी अच्छी आपकी क्रेडिट रेटिंग, उतना कम ब्याज। जितनी छोटी आपकी क्रेडिट रेटिंग, उतना ज्यादा ब्याज। तो इसका रेंज ऐसा चालू होता है, समझ लीजिए अगर आप ट्रिपल ए हो तो आप टिपिकली बैंक की एफडी से आधा 1% एक्स्ट्रा देते हो। ओके। और अगर आप ट्रिपल बी माइनस लेवल पे हो या उससे नीचे वाले लेवल पे हो, तो यू कैन ऑल्सो गिव अप टू से 14-15%। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन द कंपनी, द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द कंपनी, उसके बेसिस पे इसकी ब्याज दरें होती है। तो बिजनेसेस के बारे में जैसे आप बात कर रहे हैं, तो इसमें डेट या इक्विटी कब कब कैसे रेज करें? डेट पे जाए या इक्विटी पे हाँ, प्ले करें, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं थोड़ा सा टेक्निकली समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इतना सिंपल नहीं है इसको आंसर करना। तो इसमें क्या होता है कि मैं बोलता हूं बेसिकली कि आपका एसेट साइड देख के आप अपनी लाइबिलिटी साइड प्लान करते हो। अगर आप बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा जानते हो, तो आपका एसेट साइड देख के आप लाइबिलिटीज अपनी प्लान करते हो। तो आपको ये देखना है कि यार एसेट साइड, जब मैं बिजनेस प्लान कर रहा हूं, जहां पर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगर इन्वेस्टमेंट में मेरे को ऐसा लगता है कि यार देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क, कि मैं जो बिजनेस करने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें एज अ प्रमोटर मेरे को समझ में आता है कि देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क, देन ऑन द लाइबिलिटी साइड आई शुड गो फॉर इक्विटी। और जहां पर आपको लगता है कि नहीं यार, एसेट साइड में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, इट इज क्वाइट सर्टन, मेरे को मालूम है कि ये चीज वर्क करी जाएगी, तो उस केस में आपने फिर डेट के ऊपर ज्यादा रिलाई करना चाहिए। आपने बॉन्ड स्मार्ट लॉन्च किया है, हम्म इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मैं ना आपको सिचुएशन बताता हूं कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि यार कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इंडिया में बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। न इस मार्केट में डेप्थ है। जो हम लोग अगर इंडिया का बॉन्ड मार्केट कंपेयर करेंगे, तो ये 16% ऑफ जीडीपी है, जबकि यूएस में ये 80% ऑफ जीडीपी है। ठीक है, यूएस की ऑलरेडी जीडीपी हमसे कई गुना ज्यादा है, और उसमें बॉन्ड मार्केट इज 80% ऑफ जीडीपी। एंड हमारा जो बॉन्ड मार्केट है, ये इक्विटी का 1/12 या 1/12 है, जबकि दूसरे देशों में बॉन्ड मार्केट इक्विटी से भी बड़ा मार्केट रहता है। तो पहली चीज तो है कि इस मार्केट में डेप्थ नहीं है, और दूसरी चीज है कि इस मार्केट में विड्थ भी नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पर 95% इशुएंसेस डबल ए और ट्रिपल ए कैटेगरी के रहते हैं, जबकि यूएस का अगर हम लोग सेम लेंगे तो वहां पर सिर्फ 11% डबल ए और ट्रिपल ए कैटेगरी में रहता है। ये कैटेगरी क्या है, इसके बारे में ये रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग वाली कैटेगरी होती है। तो जितनी बड़ी कंपनियां रहती है, उतनी उनकी क्रेडिट रेटिंग हाई रहती है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है, आज की डेट में सिर्फ वही इस मार्केट में आ पाती है। अगर आप बॉन्ड, जिसको थोड़ा बहुत भी पता है, तो एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि यार मैं सिर्फ डबल ए ट्रिपल ए में इन्वेस्ट करता हूं। तो हमारे यहाँ पर जो बॉन्ड मार्केट है, न इसकी विड्थ है, न इसकी डेप्थ है। हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि ये जो बिलो डबल ए वाली कंपनियां हैं, मतलब मिड साइज बिजनेसेस जो है, इनको हम लोग मार्केट में लेके आए। जब ये मार्केट में आएंगे तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न देंगे। अभी की प्रॉब्लम क्या है कि जितनी भी एग्जिस्टिंग ये टॉप रेटेड कंपनीज जो है, जब ये आती है, क्योंकि इनका नाम इतना बड़ा है, तो ये बहुत कम रिटर्न देती है। मतलब समझ लीजिए एफडी से 1-1.5% एक्स्ट्रा दे दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। एंड इसके ऊपर नॉर्मल टैक्सेशन लगता है, तो पोस्ट इन्फ्लेशन, पोस्ट टैक्स कुछ रिटर्न ही नहीं बनता आपका। इसीलिए बॉन्ड्स को सिर्फ पार्किंग ऑफ मनी के लिए यूज किया जाता है, उसको एज एन एक्टिव इन्वेस्टमेंट सोर्स नहीं सोचा किया जाता। तो हम चाहते हैं कि हम ये जो अंडररेटेड कंपनीज है, जो छोटी कंपनीज है, इनको हम लोग मार्केट में लेके आए। जब ये लोग आएंगे तो ये डबल डिजिट रिटर्न देंगे। तो इसका एक अलग एसेट क्लास क्रिएट होएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई यील्ड बॉन्ड्स। और जब आपको एक डिसेंट रिटर्न फिक्स्ड और स्टेबल बॉन्ड्स के माध्यम से मिल जाएगा, तो बहुत सारे रिटेलर्स भी इसमें आ जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि छोटी कंपनियां आके बॉन्ड मार्केट में पैसा रेस करें, और जो हमारे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स रहते हैं,
वो इसमें पार्टिसिपेट करे, जिसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ बॉन्ड मार्केट। ओके। तो हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं। सी अगर ये जो डेटा आपने बताया है कि बाकी जो मार्केट्स हैं, यूएस मार्केट है फॉर हम्म, दैट मैटर, हम्म, उनका 80% इज बॉन्ड, राइट? उस जीडीपी का 80% जो आप बता रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन जब गवर्नमेंट को भी पता है, राइट, और अगर रिटेलर से पैसा आप आसानी से उठा सकते हो, तो उसके लिए एजुकेशन क्यों नहीं की जा रही? जो आप बता रहे थे, आप जब हम ऑफलाइन भी बात कर रहे थे कि बहुत पहले से ये चल रहा है और लोगों को उस बारे में पता ही नहीं है, तो उस गैप को कैसे ब्रिज करते हैं? अगर आप मेरे को पूछोगे कि क्यों बॉन्ड मार्केट में, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब मेरी कंपनी की लिस्टिंग हुई जी तो हम लोग, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक रिंक है जहां पर पुराने जमाने में ट्रेडिंग होती थी, जी तो हम लोग जब वहां गए तो वहां की वॉल्स पे मैंने देखा कि डिबेंचर सर्टिफिकेट्स 175 साल 150 साल पहले के थे, कि 175 साल पहले भी अपने यहाँ पर बॉन्ड इशू किए गए थे। जी उसके हिसाब से, और मैं आपको ये भी बोल रहा था कि 1956 की कंपनीज एक्ट में दोनों इंस्ट्रूमेंट है, इक्विटी भी था और डिबेंचर भी था। तो ये इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ पे हरदम से थे। फिर भी ऐसा हुआ कि इक्विटी का मार्केट, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यूड मार्केट्स इन द वर्ल्ड, एंड बॉन्ड मार्केट इज स्टिल अंडर डेवलप्ड। इसमें मैं बोलूंगा सबकी मिलीजुली गलती है। पहली गलती है हमारे सोसाइटी की, बिकॉज हमारे सोसाइटी में डेट ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, उसको कर्ज जैसे माना जाता है, उसको जिम्मेदारी नहीं मानी जाती। तो और डेट फ्री होना यहाँ पर एक स्टेटस सिंबल है, मतलब बहुत पॉजिटिव चीज ली जाती है, जबकि अगर आप मेरे को एज अ फाइनेंस पर्सन पूछोगे, डेट इज चीपर देन इक्विटी। जी तो अगर आप महंगा पैसा धंधे में यूज कर रहे हो तो कुछ तो गलत है, एक तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फिर आपको पैसा यूज करना नहीं आता है। तो हम लोग, वी आर एज ए सोसाइटी, हम लोग थोड़े नेगेटिव है व्हेन इट कम्स टू डेट, दैट इज वन प्रॉब्लम। दूसरा चीज है कि वी एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो वी आर वेरी क्रिटिकल ऑफ डेट। जैसे मैं जब जाके बात करने की कोशिश भी करता हूं तो तुरंत मेरे को एग्जांपल्स दिए जाते हैं कि अरे ये फलाना बॉन्ड था, ये डिफॉल्ट हो गया, आईएलएफएस हो गया, एंड हम लोग कुछ फेलियर्स को उठा के पूरे मार्केट को जज करना चाहते हैं। क्या हमारा इक्विटी में, क्या कहते हैं, डिफॉल्ट्स नहीं होते? क्या इक्विटी में किसी का पैसा पूरा नहीं खोते? तो अगर आप किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हो और बिजनेस बंद होता है, भले ही आप इक्विटी शेयर होल्डर रहोगे या डिबेंचर होल्डर रहोगे, दोनों साइड से आपका पैसा जाएगा। बट डिबेंचर साइड से जब पैसा जाता है ना, तो हम लोग उसका बहुत आवाज करते हैं, उसका बहुत शोर मचाते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर भी हमको प्रॉब्लम है। और अगर आप मेरे को पूछोगे एज एन इशूअर, एज ए कंपनी, हमारा माइंडसेट क्या है कि यार हमको ना ऐसा पैसा मिले जो वापस नहीं देना पड़े। तो जब कंपनीज भी पैसा उठाने की कोशिश करती है तो इक्विटी उठा के उनको ऐसा लगता है कि यार क्योंकि मेरे पे कोई इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है तो ये सबसे अच्छा है, पैसा आ गया, इक्विटी तो वापस करनी नहीं है, डिविडेंड तो कोई देता नहीं है, तो इसकी कोई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। तो ये पूरा मिलीजुली सरकार है, सबकी गलती है हमारी। बट अभी टाइम आ गया है जब हमको ऐसा लग रहा है कि यार अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें बाहर से तो पैसा आने नहीं वाला है। एफडीआई एफपीआई का क्या कहते हैं फ्लो इंडिया में तो होने वाला नहीं है। तो कंट्री के अंदर जितना पैसा है उतना हमको ज्यादा चर्न करना पड़ेगा। मतलब अगर आपका कहीं बाहर से पैसा नहीं आ रहा है तो जितना पैसा आपका है वो जितना चर्न करेगा, जितना वो हैंड्स चेंज करेगा, उतनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो इसी इसमें मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि बैंकें भी हमारे यहाँ पर उनकी खुद की स्ट्रगल्स चल रही है कि उनको एफडी के फॉर्म में कोई इन्वेस्टर्स पैसे उनके पास में रख नहीं रहे हैं। इस सिचुएशन में मेरे को ऐसा लगता है कि बॉन्ड मार्केट को छोड़ के हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है। बॉन्ड मार्केट में क्या होता है, डायरेक्ट चैनलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इनटू बिजनेस। तो डायरेक्ट इन्वेस्टर का पैसा धंधे में लगता है, तो इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएशन होती है, क्योंकि बिजनेस में जब पैसा लगता है तो जॉब्स क्रिएट होती है, तो वो प्रोडक्शन जीडीपी में ऐड करता है, वो टैक्सेस पे करता है जो कि सोसाइटी के वेलफेयर में यूज होती है। तो हमको ये डायरेक्ट चैनलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने के लिए बॉन्ड बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। एंड मेरे को लगता है कि एवरीबडी नाउ इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन, एंड इन द ईयर्स टू कम ये मार्केट बहुत तेजी से बहुत फास्ट ग्रो होगा। अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है जैसा आप बता रहे हैं, तो आई थिंक होपफुली पीपल गेट टू नो दिस इवन मोर। तो अभी ये जो फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन बैंक के पास लोन लेने जाते हैं,
हम्म। उनको क्या चैलेंजेस आते हैं? It is difficult to be a first generation businessman and take money from banking. सबसे बड़ा उसमें मैं बोलूँगा कि अगर किसी ने भी कभी बैंक में लोन अप्लाई किया रहेगा, हम्म। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जाती है वो जाती है कोलेटरल की। मतलब आप बैंकों के पास में जाओगे तो बैंक ये नहीं पूछेगी कि यार आपने बिजनेस में अपना कितना पैसा लगाया और मैं कितना पैसा लगाऊं। वो सबसे पहले बात करती है कोलेटरल की। और अगर आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो, आपके अगर बाप दादा इन्होंने कोई क्या कहते हैं पहले से रियल एस्टेट नहीं बना के रखी हुई है, और जितना भी आप बिजनेस में पैसा कमा रहे हो आप वो वापस री इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस में, तो आपके पास में कोलेटरल कहाँ रहेगी, आपके पास में रियल एस्टेट कहाँ रहेगा। और अगर किसी के पास में कोई बिजनेस से निकाल के रियल एस्टेट में पैसा लगा रहा है, तो मैं बोलूंगा यार उसको तो रियल एस्टेट के ऊपर ज्यादा भरोसा है अपने बिजनेस से। तभी आप अपने बिजनेस में से पैसा निकाल के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आपको लगता है मेरे को वहां ज्यादा रिटर्न मिल रहा है जी। तो इंडियन बैंकिंग इज कोलेटरल ड्रिवन। अगर आपके पास में कोलेटरल नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलता है। अभी गवर्नमेंट ने सीजीटीएसएमए की स्कीम बनाई है जिसके अंदर बिना कोलेटरल के भी एक सर्टेन अमाउंट तक पैसा मिल जाता है, विच इज हेल्पिंग द स्मॉल बिजनेसेस। बट व्हेन इट कम टू मिड साइज बिजनेसेस, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट, कि जहां पर क्या कहते हैं फर्स्ट जनरेशन वाला पैसे नहीं उठा पाता है। ओके, सो अभी आपके हिसाब से एक एवरेज बिजनेसमैन क्या ऐसी 3 मिस्टेक्स करता है जो वो अवॉइड कर सकते हैं? तो इसमें मैं बोलूंगा कि 3 मिस्टेक्स अगर आप मेरे को पूछोगे एक बिजनेस जो करता है, या एक जो मैंने कमियां देखी है एक बिजनेसमैन में जब मैंने मेरी पूरी जर्नी में, तो मैं उसको बोलूंगा पहला तो है फाइनेंशियल अवेयरनेस। आप बहुत अच्छी प्रोडक्शन कर सकते हो, आप बहुत अच्छी सर्विस दे सकते हो, बट अगर आपको जीरो अवेयरनेस है फाइनेंशियल्स के बारे में, आपको ऐसा लगता है कि यार बैलेंस शीट और पीनल मेरा काम नहीं है, सीए का काम है, आप थोड़ी सी कोशिश नहीं करते हो कि मैं फाइनेंशियल्स समझूं मेरे, आप एमआईएसएस नहीं बैठाते हो, बिकॉज कैसा है ना, ये नंबर्स से आप अपने पूरे बिजनेस में क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है ये सब पता कर सकते हो। तो अगर आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है और आप उससे दूर रहना चाहते हो, आप उसमें मेहनत करके थोड़ा सीखना नहीं चाहते हो, ये मेरे को एक सबसे बड़ी कमजोरी लगी जो बाद में चल के बड़े बड़े लॉसेस में कन्वर्ट होती है। तो 1 इज फाइनेंशियल अवेयरनेस, 2 इज फाइनेंशियल क्लोजर। टिपिकली क्या होता है कि हम लोग को जब हम लोग बिजनेस भी शुरू करने की कोशिश करते हैं तो जितना पैसा लगता है, समझ लीजिए आप रेस्टोरेंट चालू कर रहे हैं और आपने बहुत सारा क्या कहते हैं पैसा जितना आपको फिक्स एसेट में, फर्नीचर में, किचन इक्विपमेंट्स में लगने वाला है उतना आपने प्लान करके फंडिंग अरेंज कर दी, पर आपने सोचा ही नहीं कि यार ऐसा हो सकता है कि मेरे को कुछ महीने तक वर्किंग कैपिटल लगे। आप वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे ही नहीं अलग से एक्स्ट्रा इकट्ठा करते हो, या आप कंटिजेंसी के लिए नहीं प्लान करते हो कि यार मैंने सोचा था 100 रुपए का खर्चा होगा पर आखिरी में 110 रुपए का खर्चा हो गया। तो जब आप पूरा फाइनेंशियल क्लोजर नहीं करते हो तो प्रोजेक्ट चालू होने के पहले ही कई बार तकलीफ में आ जाता है। तीसरी चीज मैं बोलूंगा फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन होने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब आप जिस चीज के लिए पैसा उठाते हो आपने उसी चीज के लिए पैसा इस्तेमाल करना चाहिए, और आप जो सोचते हो कि यार इस चीज ये वाले कैश फ्लोज से मैं ये वाला लोन वापस करूंगा, तो आपने वो कैश फ्लोज वहीं यूज करने चाहिए। कई बार जब थोड़ी सी समझ आ जाती है तो प्रमोटर क्या करता है कि पैसे की हेराफेरी कर देता है, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रखता। तो ये 3 चीजें मेरे को ऐसा लगता है कि जो टिपिकली मिड साइज बिजनेसेस गलत करते हैं और उनको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रोथ एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। सो एक सवाल है जो मैं बहुत टाइम से पूछना चाह रहा था, मेरे बहुत सारे गेस्ट भी आते हैं पॉडकास्ट पे, तो बट आप मेरे को लगता है कि यू आर द रेलेवेंट पर्सन जिससे मैं सवाल पूछ सकता हूँ कि अगर इंडिया को अपना नंबर 1 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड वाला जो स्पॉट है वो रिक्लेम करना है, मैं रिक्लेम क्यों बोल रहा हूँ वो उसके लिए आप हिस्ट्री देख सकते हैं कि भाई वो पढ़ सकते हैं, उसके बारे में देख सकते हैं कि हमारे जो कंट्री का जो हिस्ट्री है वो कैसा रहा है और हम कितने रिच हुआ करते थे। तो वापस आते हैं, तो आपके हिसाब से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं हमें जो एज अ नेशन, एज सिटीजन्स एंड एज बिजनेसमैन हमें अपने आप में चेंज लाना है, या फिर हमें कुछ चीज़ें ऐसी करनी है, चाहे वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो, चाहे वो बिजनेसेस पे फोकस हो, या फिर अपने जो इंडिया के अंदर जो बिजनेसेस हैं जितने भी उनको नर्चर करना हो, उस पर थोड़ा सा आप मेरे को बताइए। मैंने यार इस चीज के ऊपर एक ही चीज बोलता हूँ कि सबसे ज्यादा जी। जो चीज की जरूरत है ना वो है कि हमने ना 2 शब्द
अपने डिक्शनरी से निकाल देने चाहिए या बैन कर देने चाहिए एज ए कंट्री। और वो दो शब्द है मेरा क्या। अच्छा, मतलब एक्सप्लेन करिए थोड़ा। हाँ। पॉलिटिशियन से लेके लेजिस्लेटर्स से लेके एवरीबॉडी इज वर्किंग फॉर देमसेल्व्स। जब तक हम लोग ये मेरा क्या वाला एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे ना, एंड जब तक हम लोग की सोच नहीं रहेगी कि यार हम लोग को देश के लिए कुछ करना है, तब तक इस देश का इतना भला नहीं हो सकता। तो सबसे पहले एटीट्यूड हमारा चेंज होना चाहिए ऑफ एवरीबॉडी। ये मेरा क्या की बीमारी ना हर जगह पर है। मतलब भले ही इकोसिस्टम का फायदा होएगा, कस्टमर का फायदा होएगा, बट एवरीबॉडी वांट्स टू आस्क अबाउट कि मेरा क्या। तो पहले तो ये चीज चेंज करनी चाहिए। और दूसरा चीज, अगर हमको रिचेस्ट इकोनॉमी और बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने का है, तो वी हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। यहाँ के जो फाइनेंशियल सिस्टम्स है वो उस तरीके से डेवलप होने चाहिए जहां पर फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल है, कि जहां पर पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में फास्ट मूव कर रहा है। जितना ज्यादा पैसा मूव करेगा ना, उतनी जल्दी हम लोग अमीर बनेंगे। देखिए कैसी बात है, जैसे कि आप समझ लीजिए पहले 2 लाख रुपए कमाते थे और आप 1.5 लाख रुपए खर्च कर देते थे, ठीक है, तो आपके हाथ में बचते 50,000 रुपए थे। अगर समझ लीजिए आप 20 लाख रुपए कमा रहे हैं और उसमें से 19.5 लाख खर्च भी हो गए, आखिर में बचे 50,000 रुपए, बट स्टिल you will feel that you will feel better. So more churning of wealth should happen, more churning of money within the system should happen. जिसके पास में पैसा ज्यादा है और जिसको पैसे की जरूरत है, मैं बोलता हूं कि पीपल विद सरप्लस मनी एंड पीपल विद सरप्लस अपॉर्चुनिटीज, जब इन दोनों के बीच में का एक्सचेंज हम लोग फास्ट कर पाए, हमारे जो इकोसिस्टम है वो इसको ज्यादा जल्दी मूव कर पाए, तो हम लोग ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। जो गिवन जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, पहले हम लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे ना, क्या हुआ ना, मैं बोलता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वर्ल्ड में बहुत समय तक पीस था, और मैं ये भी बोलता हूं कि पीस इज एबनॉर्मल, वॉर इज नॉर्मल। आप ह्यूमन हिस्ट्री निकाल दो, पीस इज एबनॉर्मल। तो बहुत समय तक पीस था, तो वी मूव टू एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली मूव होना चालू की अक्रॉस कंट्रीज, कैपिटल फ्रीली मूव होना चालू किया। बट अभी वाला जो सिचुएशन है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चालू है दुनिया में, एक्चुअल वॉर्स तो छोड़ दो, इकोनॉमिक वॉर्स भी चालू है विद टैरिफ्स एंड सैंक्शन। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन एरा ऑफ डीग्लोबलाइजेशन। अभी हर कंट्री आत्मनिर्भर और सेल्फ सस्टेनेंस की तक बात कर रही है। तो इसके अंदर जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज पहले चल रही थी वो शायद रेलेवेंट नहीं रहेगी। तो हमको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर बाहर से पैसा नहीं आ सकता, तो हमारे कंट्री का जो पैसा है वो अंदर के अंदर कितना ज्यादा घूम सकता है, हमने उसके ऊपर शायद फोकस करना चाहिए। Okay, so now we move on to another section. We like to call it rapid fire, but I have said it many times on the podcast, it is not rapid at all. So अगर आप एक इंडियन बैंकर को एक लाइन कहना चाहेंगे तो वो क्या होगी? फोकस ऑन प्रोडक्शन रादर देन कंजम्पशन। एक फाइनेंस बुक जो हर एंटरप्रेन्योर को पढ़नी चाहिए। ये किसी को भी पढ़नी चाहिए, और मैं टिपिकली ये बुक गिफ्ट भी करता हूँ, जो है हैप्पी मनी बुक बाय केन होंडा। हैप्पी मनी, इट इज अ वंडरफुल बुक। इट टेल्स यू अबाउट हाउ मनी इज एन एनर्जी, और वो आपको इमोशनल एस्पेक्ट भी सिखाती है पैसे का, कि पैसा आने के समय आपके जो इमोशंस है और पैसा जाने के समय आपके जो इमोशंस है, कैसे क्या वो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ डिटरमाइन करते हैं। तो ब्यूटीफुल बुक। ओके, लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को लेना होगा तो वहां से देख सकते हैं वो। लास्ट एनसीडी या बॉन्ड जिसमें आपने खुद पैसे लगाए? बचे कैपिटल। म्यूचुअल फंड सही है वर्सेस बॉन्ड सही है? मैं इस म्यूचुअल फंड सही है, और बॉन्ड्स के लिए मैं यूज करना चाहता हूं कि जब फ्यूचर हो फिक्स्ड। ओके, तो जब फ्यूचर हो फिक्स्ड, कि भाई जब आपका टाइमिंग या अमाउंट फ्यूचर में फिक्स्ड हो कि यार मेरे को कब पैसा लगने वाला है और कितना पैसा लगने वाला है, तो उस केस में मैं बॉन्ड सजेस्ट करता हूँ। ओके,
क्योंकि ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग टेक है आपका। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क भी है, करेक्ट? हम्म। उसके बाद भी उसके एड्स आते हैं, पर बॉन्ड्स के लिए कोई ये कहने नहीं आता कि भाई अभी द एसोसिएशन फ्यूचर ऑफ हमने फिक्स। फॉर्म किया है इसमें, हाँ। एंड वी आर एक्टिवली ट्राइंग टू मार्केट इट। जिस तरीके से अभी ये मार्केट डेवलप होता है और ये इस इंस्ट्रूमेंट जितना पॉपुलर होता है, तो आई थिंक इन ईयर्स टू कम यू विल आल्सो सी सिमिलर कैंपेन्स। सो हमें म्यूचुअल फंड सही के साथ जब फ्यूचर ऑफ फिक्स भी देखने को मिलेगा। आपके करियर में एक ऐसा कोई मेंटर जिसका जिक्र आप रेयरली करते हो? तो मैंने जो भी फाइनेंस में सीखा है वो मेरे गुरु है मिस्टर महेश शर्मा। ही इज एक्स बैंकर, रिटायर्ड फ्रॉम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो 11 से 14 मैंने उनके नीचे ही सीखा कि यार बैंक फाइनेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस कैसे किया जाता है। ही मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू टुडे। एब्सोल्युटली, आई होप सो। Yeah. 10 साल पहले के गिरीश और आज की गिरीश को मिलने आए तो आप क्या बोलेंगे? मैं 10 साल पहले के गिरीश से मिला तो हाँ। कि यार सही है, तू टिका रहा। ओके। मैं हरदम बोलता हूँ कि पिच पे टिके रहोगे तो रन बनते रहते हैं। एंड वाइस वर्सा, लाइक द ओल्ड वन कम्स एंड मीट्स यू टुडे। सपने सच होते हैं। ओके, परफेक्ट। प्रचय का नाम प्रचय क्यों है? आइंस्टाइन ने बोला था द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज कंपाउंडिंग। ओके। जिसको कंपाउंडिंग शब्द का और उसका यूज समझ में आता है वही सिर्फ इसकी ब्यूटी जान सकता है। तो प्रचय का मतलब होता है ग्रोइंग स्टेडीली एंड कंसिस्टेंटली। तो ये मेरा टेक है कि अगर कंपाउंडिंग शब्द का कोई संस्कृत शब्द होता तो उसको हम लोग प्रचय बोलते। तो मेरे हिसाब से फाइनेंस में सबसे बड़ा जो सीक्रेट है और सबसे बड़ा जो वेपन है वो है कंपाउंडिंग। एंड जिसने भी वेल्थ क्रिएशन की हुई है उसने ये कंपाउंडिंग का मतलब समझा है। तो प्रचय का मतलब होता है कंपाउंडिंग। So with that, we thank you. My team and I are very grateful that you came and gave us some time. All the very best for the company that you are building. Or I hope that Prachai goes above and beyond and it reaches the unicorn status that you spoke about really soon. Thank you so much. Thank you so much for giving me the opportunity. And I hope कि आपको कुछ अलग सुनने या कुछ अलग समझने के लिए मिला हो पूरे पॉडकास्ट में। इट वाज एंटरटेनिंग। 100%. ऑल आई विश फॉर। Thank you so much. थैंक यू। ये थी गिरीश जी की कहानी। अगर आज की बातों में से एक बात भी आपके काम आई हो तो इसे अपने उस दोस्त को ज़रूर भेजिए जो कुछ अपना शुरू करना चाहता है। हो सकता है ये ही एक वीडियो उसकी सोच बदल दे। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बिल्ड करते रहिए।